अंकित ऑफिस के लिए जा रहा होता है कि तभी पीछे से उसकी पत्नी अंजलि उसे रोकते हुए बोलती है। वो क्या है ना, आज हमारी शादी की सालगिरह है, आपको याद ही होगा, इसलिए आज हम दोनों साथ में बाहर खाने के लिए जाएंगे और इसी बहाने हम दोनों काफी समय बाद एक दूसरे के साथ समय भी बिता पाएंगे। तुमसे कितनी बार कहा है मैंने कि मुझे पीछे से मत टोका करो, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? मैं बस आपको याद दिला रही थी कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। आपको बुरा लगा, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, मेरी गलती है, मुझे थोड़ा सोच समझ कर कहना चाहिए था, मुझे माफ कर दीजिएगा अंकित जी, आगे से ये गलती कभी दोहराऊंगी नहीं। तुम तो रहने ही दो, तुम एक ही गलती को बार बार दोहराती हो, गवार कहीं की। पता नहीं मेरी माँ ने तुम्हें क्या देख लिया जो तुमसे शादी करवा दी। अंकित इतना बोलकर ऑफिस के लिए चला जाता है और यह सब देखकर अंजलि को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वह रोते हुए खुद से कहती है, पता नहीं मुझ में क्या कमी है, क्या मुझसे गलती हो गई है कि अंकित जी को भी कभी मैं पसंद ही नहीं आती। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं चाहे कितनी भी अच्छी तैयार हो जाऊं, लेकिन कभी भी अंकित जी को मैं पसंद नहीं आती। आज हमारी सालगिरह है, हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक अंकित जी कभी भी मुझसे प्यार से बात नहीं करते हैं, हर कोशिश को नाकामयाब कर देते हैं। भगवान, अगर मुझ में कोई दोष है तो उसकी सजा अंकित जी को मत दो, उन्हें मैं पसंद नहीं हूँ और वो इसी तरह घुट घुट कर जी रहे हैं मेरे साथ। अंजलि हर चीज के लिए बस खुद को ही दोष दे रही थी, कभी भी वह अपने पति की गलती नहीं निकालती थी और अंकित भी कम नहीं था, वह कभी भी अंजलि को न समझाता न ही उससे प्यार से बात करता। वह हमेशा ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों और साथ ही परिवार वालों के आगे उसे नीचा दिखाया करता था। यही सब बातें अंजलि को बहुत ज्यादा बुरी लगती थी। ऐसे ही समय बीतता जाता है। कुछ दिनों बाद अंजलि बाजार में सब्जियां लेने जाती है कि तभी उसकी टक्कर एक खूबसूरत रुचि नाम की लड़की से हो जाती है। अंजलि रुचि से माफी मांगते हुए बोलती है, माफ करना, वो मेरा ध्यान कहीं और था और मेरी गलती की वजह से आपसे टक्कर हो गई। माफ कर दो, अगर आपको कोई नुकसान हो गया हो तो मुझे बता दो, मैं आपका नुकसान पूरा कर दूंगी। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने जानबूझकर आपको टक्कर नहीं देना चाहती थी, लेकिन पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था और चलते चलते मैं आपसे टकरा गई। मैं भी ना बिल्कुल बुद्धू हूँ, जब मुझे पता है कि मैं सड़क पर जा रही हूँ तो मुझे अपना ध्यान नहीं भटकाना चाहिए था। अरे अरे रिलैक्स, तुम इतना ज्यादा घबरा क्यों रही हो, बस एक टक्कर ही तो लगी है। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुमने पता नहीं कौन सा गुनाह कर दिया हो जिसकी तुम्हें सजा मिलने वाली है, और गलती तो मेरी भी थी ना, अगर तुम्हारा ध्यान नहीं था तो मेरा भी तो ध्यान नहीं था ना, मुझसे भी गलती हुई है, इसके हिसाब से मुझे तुम माफ कर दो। पहले मुझे देखकर चलना चाहिए था, मैं अगर देखकर चलती तो मैं तुमसे टक्कर नहीं खाती। नहीं नहीं, ये आप क्या बोल रही हैं? इसमें आपकी गलती कैसे हो सकती है? आप तो सीधा सीधा जा रही थी ना, मैं ही अंधों की तरह पता नहीं कौन सी दिशा में जा रही थी और आपसे जाकर टकरा गई। इसमें पूरी गलती मेरी है, अगर मैं ध्यान रखती तो सही में नहीं होता ये सब। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ये तो आपका स्वभाव अच्छा है इसलिए आपको अपनी गलती भी दिख रही है, वरना असल गलती तो मेरी ही है ना। मुझे तो नहीं लगता है कि तुम्हारी गलती है। खैर छोड़ो, किसी की भी गलती हो, लेकिन मैं इस शहर में नहीं हूँ और मुझे तुम मिल गई, वरना तो मैं अकेले ही रह जाती। वैसे मेरे यही पास में घर है, तुम मेरे साथ चलोगी क्या मेरे घर? मैं? आपके घर कोई काम था क्या? अगर आपको मेरी कोई मदद चाहिए तो आप बिल्कुल मुझे कह सकती हैं, मैं आपको मना नहीं करूँगी, मदद करना तो बहुत अच्छी बात होती है। मुझे कोई मदद तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं घर पर अकेले काफी बोर हो जाती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि थोड़ी देर तुम मेरे साथ मेरे घर पर बैठ जाओ, फिर तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें बांध कर नहीं रखने वाली हूँ। आप भी ना, कितनी मजाकिया है। चलिए मैं आपके साथ आपके घर चलती हूँ। अंजलि और रुचि में अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब अंजलि अक्सर ही रुचि से मिलने जाया करती थी और रुचि भी अंजलि के घर आना जाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद अंकित की छुट्टी होती है और उसी दिन रुचि अंजलि के घर आ जाती है। अंकित और रुचि एक दूसरे को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। तभी अंजलि रसोई में काम करने चली जाती है और अंकित रुचि से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे घर तक आ गई? ये तुम्हारी गलतफहमी है,
मैं तुमसे मिलने नहीं आई हूँ और ना ही मैं तुम्हारे घर आई हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी अंजलि से मिलने आई हूँ क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है। और प्लीज अब तुम कुछ भी बोलकर अंजलि को मेरे खिलाफ भड़का मत देना। वो मेरी काफी अच्छी दोस्त है। मैं हमारे पास्ट के बारे में उसे कुछ नहीं बता रही हूँ, लेकिन मैं तुमसे भी यही उम्मीद करती हूँ। रुचि इतना बोलकर रसोई में चली जाती है, लेकिन रुचि के आने के बाद अंकित अब रुचि की तरफ खिंचा चला जा रहा था, क्योंकि रुचि अंकित का पुराना प्यार थी और रुचि भी खुद को अंकित की तरफ खींचते हुए रोक नहीं पाती है। ऐसे ही जब एक दिन अंजलि घर पर नहीं होती है, तभी लाइट चली जाती है। अंकित रुचि को अपनी बाहों में खींचता है और कहता है, रुचि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तब हम एक नहीं हो पाए, लेकिन अब मुझे एक होना है। हम एक हो जाते हैं ना। अब हमारे पास बहुत अच्छा मौका है। अंकित, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं भी तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, लेकिन अब तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी पत्नी है, और जब ये सारी बातें तुम्हारी पत्नी को पता चलेगी तो उसके दिल को बहुत ठेस पहुँचेगी। और मैं अंजलि को बिल्कुल भी ठेस पहुँचाना नहीं चाहती हूँ। वो एक साफ दिल की औरत है। अगर उसे ये सब बात पता चलेगी तो उसे कितना ज्यादा बुरा लगेगा, ये तुमने सोचा है? तब तुम्हें हिम्मत नहीं थी कुछ बोलने की, लेकिन अब जब तुम्हारी शादी हो गई है तब तो तुम्हें बहुत हिम्मत आ गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तभी तुमसे बहुत प्यार करता था और मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता था, लेकिन माँ के दबाव में आकर मुझे शादी करनी पड़ी। तो तब तुमने अपनी माँ का फैसला माना था ना। अभी अपनी माँ के फैसले पर ही टिके रहो, क्योंकि ये सब चीज बिल्कुल गलत होगी। अंजलि को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और ना ही अब मुझे। रुचि देखो, अगर तुम मेरी नहीं हुई ना तो मैं खुद को मार दूंगा, खत्म कर दूंगा खुद को। मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे दूर नहीं जा सकता। अंकित के प्यार को देखकर रुचि भी खुद को रोक नहीं पाती है और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। रुचि दिखने में काफी ज्यादा हॉट और सुंदर थी और कोई भी लड़का रुचि को देखकर फिदा हो जाया करता था। अंकित और रुचि की ये गुपचुप प्रेम कहानी अभी तक अंजलि को पता नहीं चली थी। कुछ दिनों बाद अंजलि, रुचि और अंकित तीनों एक साथ बैठे होते हैं कि तभी अंजलि के पीछे से रुचि का हाथ पकड़ते हुए अंकित बोलता है, वैसे कुछ भी कहो अंजलि, तुम्हारी सहेली जो है ना रुचि, वो काफी हॉट है। क्या अंकित, तुम भी, तुम्हारी इतनी सुंदर पत्नी सामने बैठी है और तुम दूसरी लड़कियों की तारीफ कर रहे हो? अंजलि, ऐसा कुछ नहीं है। तुम बहुत सुंदर हो और तुमसे ज्यादा तो कोई हॉट हो ही नहीं सकता है। अंजलि को अपने पति की कही बातें बेहद चुभती हैं और वह कमरे में जाकर रोने लग जाती है। अंजलि के कमरे में जाते ही अंकित रुचि को गले से लगाकर उसे प्यार करने लगता है, लेकिन अंजलि खुद को शांत करवाकर बाहर आती है। लेकिन अपने पति को अपनी ही प्यारी दोस्त की बाहों में देखकर अंजलि के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है और वह बोलती है, ये सब क्या हो रहा है? इसका मतलब तुम मेरी सहेली, सॉरी मेरी सौतन हो और मुझे लगा कि तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो। मैं ही पागल थी, इस करतूत को समझ नहीं पाई। आज बस बहुत हो गया। अब तक मैं तुम्हारी हर बात को सुनती रही, खुद को गलत साबित करती रही, लेकिन अब और नहीं। अंजलि अंकित को डिवोर्स दे देती है। अंजलि का दुख देखकर रुचि भी अंकित से शादी नहीं करती है और उसे छोड़कर चली जाती है। अंकित, जिसने एक साथ 2 जिंदगियां बर्बाद की थी, अब उसकी खुद की जिंदगी भी जहन्नुम हो गई थी। अनीता के 3 बेटे थे। उसने अपने तीनों बेटों की शादी एक साथ एक ही मंडप में कर दी थी। उसकी तीनों ही बहुएं बहुत शौकीन थी। उन्हें बाहर घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन उसकी बड़ी बहू निशा और छोटी बहू प्रिया अपने कमरे में बैठी आराम से बातें कर रही होती हैं। भाभी, हमारी शादी तो हो गई, लेकिन माँ जी ने अभी तक हमसे ये नहीं पूछा कि हम लोग हनीमून पर कहाँ जाना चाहते हैं। भाभी, आपको माँ जी की पूछने की पड़ी है। यहाँ तो हमारे पति ने हमसे कुछ नहीं पूछा कि तुम कहाँ जाना चाहती हो। हाँ, ये तो तुमने सही बोला। हमारे पति को तो हमारी बिल्कुल भी चिंता ही नहीं है। आज इन्हें ऑफिस से आने दो, तब बताती हूँ इन्हें। तो मैं इन लोगों को काम के सिवा कुछ और दिखाई ही नहीं देता है। बिल्कुल ठीक बोला आपने भाभी। मैं भी आज इनके ऑफिस से आने के बाद इनसे बात करूंगी और बोलूंगी कि हमें कहीं अच्छी जगह हनीमून पर लेकर जाएं। निशा और प्रिया आपस में बात ही कर रही होती है कि तभी अनीता वहाँ पर आ जाती है और दोनों को बात करते हुए देखकर बोलती है, दोनों बैठी यहाँ आराम से बातें कर रही हो। घर के काम कौन करेगा और कहाँ जाने की बातें कर रही हो तुम दोनों? माँ जी, माँ जी, हम हनीमून पर जाने की बात कर रहे हैं कि हम वहाँ कब जाएंगे। क्या बोला तूने प्रिया बहू? दोबारा से बोलियो। अरे माँ जी,
प्रिया के कहने का वो मतलब नहीं था। प्रिया के कहने का मतलब तो ये था कि शादी के बाद सभी लोग कहीं ना कहीं घूमने तो जाती ही है, तो हम कब जाएंगे? हाँ हाँ माँ जी, मैं यही पूछना चाहती थी जो भाभी ने बोला आपसे। भेज दूंगी, किस बात की जल्दी हो रही है? अभी अभी तो शादी में इतना खर्चा करके आई हूँ, पैसे का बजट बना लूँ, फिर देखती हूँ तुम सबको कहाँ भेजना है। माँ जी, जब हम पुराने हो जाएंगे तो फिर जाने का क्या ही फायदा? नई नई शादी करके घूमने की बात तो कुछ और ही होती है। बहू, अगर किसी एक को भेजना होता तो भेज देती, लेकिन मुझे तो 3-3 लोगों को भेजना है और मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती, इसलिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अब बहुत बातें हो गई, जाके घर के काम कर लो। और वो तीसरी महारानी कहाँ है? माँ जी, उसे सोने से फुर्सत मिलेगी तभी तो दिखाई देगी ना, कहीं सो रही होगी अपने कमरे में। जाके ना उस महारानी को जगाओ, इतना समय हो गया है, अभी तक सो रही है। जी माँ जी, अभी जाती हूँ। निशा और प्रिया इतना कहकर कमरे से बाहर चली जाती है। दिन बीतते हैं और उसकी बहू आए दिन उससे घूमने की बातें बोलती रहती। तभी एक दिन वो अपनी सहेली सरला के पास जाती है और बोलती है, सरला, मेरी बहू ने तो मेरी जान खा रखी है। माँ जी, मुझे हनीमून पे भेज दो, यहाँ भेज दो, वहाँ भेज दो। इस चक्कर में तो घर के कामों में मन ही नहीं लगता है, हमेशा बाहर घूमने की बातें करती रहती हैं। मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? अब बच्चों की नई नई शादी हुई है, अभी घूमने की बात नहीं करेंगे तो कब करेंगे? यही तो समय होता है जब दोनों एक दूसरे को समझ पाते हैं, उनका रिश्ता मजबूत होता है। तेरी बातें अपनी जगह सही है, लेकिन तीनों को एक साथ हनीमून पे भेजने के लिए पैसे चाहिए, जो कि मेरे पास अभी नहीं है। देख, ये बात अगर तू मुझसे ना ही बोल तो ही अच्छा है, क्योंकि मैं तेरी सहेली हूँ। मुझे तेरी कंजूसी के बारे में अच्छे से पता है। मुझे अच्छे से पता है तेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। हाँ तो क्या, सभी पैसों को हवा में उड़ा दूं? मैं बिना मतलब के पैसे खर्च नहीं करती। तो फिर मुझसे सलाह क्यों मांग रही है? तुझे जो ठीक लगे वो तू कर। ऐसा मत कह सरला, तू करना, वरना मेरी बहुएं मेरी जान खा लेंगी। ठीक है, मैं अपने भाई से बात करती हूँ, वो आता जाता रहता है हर जगह। अगर कहीं कम पैसों में घूमने वाली जगह होगी तो बता दूंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा, जल्दी बता। अनीता इतना कहकर अपने घर वापस चली जाती है, जहां उसका बड़ा बेटा अजय हॉल में बैठा उसका इंतजार कर रहा होता है। अनीता को देखते ही वो बोलता है, माँ, आप कहाँ चली गई थी? आज तो मैं ऑफिस से भी जल्दी आ गया था, आप गायब कहाँ थी? बेटा, मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी, तेरी सरला आंटी के घर गई थी, बहुत दिन हो गए थे उससे मिले हुए, तो सोचा थोड़ा मिल लूं जाके। कोई बात नहीं माँ, अच्छा किया आपने। वैसे भी घर में बैठे बैठे इंसान करेगा भी क्या, बोर हो जाता है। हाँ बेटा, लेकिन तू बता, आज तो इतनी जल्दी कैसे आ गया? हमेशा बिजी रहने वाला लड़का आज फ्री कैसे हो गया? माँ, आज ऑफिस में ना काम जल्दी खत्म हो गया और बॉस भी बाहर गए हुए थे, तो मैं घर आ गया और मुझे आपसे कुछ बात भी करनी थी। बोल बेटा, तुझे क्या कहना है? माँ, वो मैं क्या सोच रहा था कि निशा को लेके शिमला चला जाता हूँ घूमने। उसको बर्फ देखने का बहुत शौक है और वहाँ पे बर्फ हो भी रही होगी इस टाइम, तो वैसे भी शादी के बाद हनीमून पे तो जाना है ना, गए तो है नहीं, तो चले जाएं। बेटा, तेरा विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने भी कुछ सोचा है इस बारे में, इसलिए थोड़े दिन रुक जा, फिर बताती हूँ मैं कि तुझे क्या करना है। माँ, इसमें सोचना क्या है, शादी के बाद तो सभी घूमने जाते हैं, उसी तरह हम भी सोच रहे हैं। हाँ बेटा, जानती हूँ मैं, लेकिन अभी तो सिर्फ तू अपने बारे में सोच रहा है। मैं तेरे साथ साथ तेरे दोनों भाइयों के बारे में सोच रही हूँ, क्योंकि उनकी भी तो नई नई शादी हुई है ना, उन्हें भी तो घूमने जाने का मन होगा ना। माँ, आपकी बात सही है, लेकिन सभी लोग ये चाहते हैं कि वो अपनी पसंद की जगह पे घूमने जाए। तीनों को जाना अलग अलग जगह है, निशा को शिमला जाना है, प्रिया को गोवा जाना है और तीसरी वाले को भी कहीं ना कहीं जाना होगा। अगर ऐसी बात होगी ना तो मैं सबका हनीमून कैंसिल कर दूंगी, कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं तो सोच रही थी तुम तीनों का हनीमून एक ही दिन कर दूं, बाकी देखते हैं, बाद में बताती हूँ मैं। अपनी माँ की बात सुनकर अजय थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन अपनी माँ के सामने कुछ नहीं बोलता और चुपचाप वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है और निशा को सब कुछ बता देता है, जिस पर निशा बोलती है, जिसको जहाँ जाना होगा वहाँ जाएगा, लेकिन मैं तो अपनी मनपसंद जगह पर ही जाऊंगी, फिर चाहे कुछ भी हो। अगर तुम ऐसा बोलोगी ना तो माँ जाना कैंसिल कर देंगी, फिर हमें घर में ही रहना पड़ेगा, हम कहीं नहीं जा पाएंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं जाने देंगी, मैं तो जाकर ही रहूंगी। अगर ऐसी बात है ना तो मेरे सामने कुछ भी मत बोलो, जाओ और माँ से बोलो, उनके सामने तो आवाज नहीं निकलती तुम लोगों की। हाँ हाँ, जब टाइम आएगा ना तो उनके सामने भी बोल दूंगी। अनीता की बात पर अजय और निशा के बीच बहस होने लगती है और दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं।
ऐसे ही दिन बीतते हैं। तभी एक दिन सरला अनीता के घर आती है और उससे बोलती है, अनीता, तेरी परेशानी दूर हो गई है। मैंने अपने भाई से बात कर ली है। इस टाइम वो मनाली में है और वहाँ जाने का ऑफर भी अच्छा है। अगर 2 कपल की बुकिंग होती है तो एक कपल फ्री में जा सकता है। उसकी हर एक चीज फ्री होगी। सरला तो सच बोल रही है, मजाक तो नहीं कर रही है ना? कहीं पता चले मेरी कंजूसी के चक्कर में मेरा ही मजाक बना रही हो। तू पागल है? मैं तुझे चिढ़ाने के लिए इतनी सुबह भागते हुए तेरे घर आऊंगी? मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। अगर तुझे नहीं मानना तो मत मान, मैं तो जा रही हूँ। मैं तुझे बता नहीं सकती हूँ तूने मेरी कितनी बड़ी परेशानी दूर कर दी है। इतने दिनों से सबने मुझे परेशान कर रखा था। इसलिए तो तुझे बताने के लिए आई हूँ, ताकि तू चैन की सांस ले सके। अब तू अपने बच्चों को ये खुशखबरी सुना दे। मैं चलती हूँ अपने घर, बहुत काम है। सरला इतना कहकर अपने घर चली जाती है, जिसके बाद अनीता अपनी तीनों बहुओं और बेटों को बुलाती है और तीनों को हनीमून पर मनाली भेजने का फैसला सुनाती है, जिसे सुनकर निशा बोलती है, माँ जी, हम तीनों एक साथ एक ही हनीमून पर कैसे जा सकते हैं? ये तो गलत बात है ना? इसमें गलत क्या है? तीनों की तो शादी एक ही दिन हुई है ना। अगर तीनों एक ही साथ एक ही जगह घूमने चले जाएंगे तो इसमें क्या बुराई है? माँ जी, लेकिन वो मैं कहीं और। ये मैं मत करो, जाकर मनाली जाने की तैयारी करो सब। अब अगर नहीं जा सकते हो एक साथ हनीमून पे घूमने तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चुपचाप घर में बैठो। मर्जी तुम सबकी नहीं चलेगी। कल की टिकट है, जिसको तैयारी करनी है करो और जाओ। अनीता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो अनीता की बात को काट सके, जिसके चलते उसकी तीनों बहुएं एक हनीमून पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस तरह से अनीता अपने पैसे बचाने में भी कामयाब हो जाती है और अपनी बहुओं को हनीमून पर भेजने में भी। पूजा अपनी माँ रमा के साथ रहा करती थी, जिसे खाने में दाल चावल बहुत पसंद था। वो जब देखो अपने खाली समय में दाल चावल ही बनाया करती। एक दिन वो रसोई में दाल चावल बनाने में जुटी थी, तभी उसकी माँ रसोई में आती है। तू फिर आज दाल चावल बना रही है? अरे शादी वाला घर है, यहाँ 56 भोग बनाए जाते हैं। तू सादा दाल चावल बना रही है, कुछ और नहीं बना सकती क्या? माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। आपको तो पता ही है कि दाल चावल कितनी जल्दी बन जाता है, तो मैंने सोचा कि दाल चावल ही बना लेती हूँ। और वैसे भी ये सब ऊट पटांग खा खा कर मेरा पेट ही खराब हो गया। तू ये ना किसी अनजान को बोलेगी तो वो तेरी बातें मान भी लेगा, लेकिन मैं नहीं। मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ। तू ये पेट के लिए नहीं, बल्कि ये जल्दी बन जाता है, इसलिए तू यही बनाती है और इसे ही सबको खिलाती है। और तेरी वजह से ही इतने टाइम तक सबको ये खाना पड़ रहा है। माँ, अब कुछ दिनों की मेहमान ही तो हूँ मैं घर में, और अब आप ऐसे करोगी तो कैसे चलेगा? बस यही बोल बोल कर तो तू अपनी मनमानी कर रही है। तो करने दो ना माँ, मुझे अपनी मनमानी का खाना खाने दो। दाल चावल तू ही खा अपना बनाया दाल चावल। मैं भी देखती हूँ ससुराल में हर रोज दाल चावल कैसे खाएगी। पूजा जितनी दाल चावल खुद खाती, उतने ही अपने घर वालों और पड़ोसियों को भी खिलाया करती। लोग ऊब ना जाए, इसलिए वो तरह तरह की दाल बनाया करती और उनके साथ चावल परोस दिया करती। और कुछ दिनों में ही उसकी शादी होती है और वो अपने ससुराल में आ जाती है, लेकिन अपनी दाल चावल की आदत को कम नहीं करती। उसके ससुराल वाले भी उसकी इस आदत से बहुत तंग आ चुके थे। एक दिन उसकी सास भावना उसको कमरे में बुलाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। पूजा बहू, आज तेरी ननद अपने ससुराल से आएगी, तो तू रोज की तरह दाल चावल मत बना देना। मैं पनीर और सोया चाप लाई हूँ, तू वही बनाना, ठीक है ना? माँ जी, लेकिन ये सब बनाने की क्या जरूरत है? मैं छौके हुए चावल और तड़के वाली बढ़िया सी दाल बना देती हूँ ना, वो तो और भी ज्यादा अच्छी लगती है। रितु को भी पसंद आएगी बहुत। बहू, रीतू तो फिर भी कुछ ना बोले, लेकिन आज तूने दाल चावल ही बना दिए ना तो मेरा पारा हाई हो जाना है। अरे हम लोग तो मजबूरी में खा भी ले, लेकिन अब कोई घर पर आए तो उसको भी क्या दाल चावल ही खिलाएं? ऐसे तो लोग हमें कंजूस या कंगाल सोचेंगे। माँ जी, ये तो लोगों की सोच है कि दाल चावल खाने वाले कंगाल है, लेकिन सच थोड़ी है ऐसा। बहू, मुझे माफ कर दे, अब मैं तुझसे बहस नहीं कर सकती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आज के दिन तो घर में दाल चावल ना बने।
अपनी नहीं तो मेरी ही इज्जत का ख्याल रख ले। पूजा के पास अब कोई चारा नहीं था, इसलिए उसे अपनी सास की बात को मानना ही पड़ता है। जिसके बाद वो अपना मन मार कर रसोई में जाती है और अपनी ननद के स्वागत के लिए पनीर की सब्जी और सोया चाप की सब्जी बना देती है। जिसके बाद में उसकी ननद आती है तो वो उसका बहुत अच्छे से स्वागत करती है। रात के खाने के लिए जब उसकी सास, उसका पति और ननद और वो खुद टेबल पर बैठते हैं तो सब लोग जहाँ पनीर और सोया चाप खा रहे थे, वहीं पूजा अपनी थाल में दाल चावल परोसती है। अरे भाभी, आप ये दाल चावल क्यों खा रही हैं? माँ ने आपको मना किया है क्या पनीर खाने से? अगर ऐसी बात है तो मुझे बताओ, मैं अभी माँ से बात करती हूँ। बहू और बेटी में फर्क थोड़ी ना करना चाहिए। हे भगवान, ये लड़की तो मेरी हर जगह नाक कटवा कर ही मानेगी। अरे रीतू, मैंने मना ही नहीं किया। माँ, मुझे पता है कि आप कैसी हो। जब मुझ में और भाई में फर्क करती हो तो बहू और बेटी में क्यों नहीं करोगी? आपने ही मना किया है ना भाभी को अच्छा खाना खाने से, तभी तो भाभी ये सादे से दाल चावल खा रही हैं। बहू, अब तो कुछ बोल या फिर मेरी इज्जत का कचरा करवा कर ही मानेगी। देख रही है मेरी बेटी मुझे क्या बोल रही है? अच्छा लग रहा है तुझे ये सब सुनकर? रितु, तुम माँ को कुछ मत बोलो। माँ किसी में ना कोई फर्क नहीं करती है। अच्छा, अगर फर्क नहीं करती तो ये क्या है? भाभी दाल चावल क्यों खा रही हैं? हमारी तरह पनीर या सोया चाप क्यों नहीं खा रही हैं? भाभी, आप डरो मत, मैं हूँ ना आपके साथ। नहीं ननद जी, आप गलत समझ रही हो, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो खाओ हमारे साथ अच्छा अच्छा खाना। आप क्यों नहीं खा रही हो ये सब? वो मुझे दाल चावल बहुत पसंद है, बस इसीलिए मैं दाल चावल खा रही हूँ। क्या दाल चावल पसंद है? अरे दाल चावल किसको पसंद आता है इतना? माँ, भाभी सच बोल रही हैं क्या? अरे नहीं तो क्या, मैं तो खुद परेशान हो गई हूँ बहू की इस आदत से। हर रोज दाल चावल खाती है और बहू की वजह से हमें भी खाना पड़ता है। वो तो भला हुआ तू आ गई, वरना आज भी हमें ये ही नसीब होता। रीतू भी अपनी भाभी की अजीब सी दाल चावल खाने वाली आदत को देखकर बहुत हैरान होती है कि कोई इंसान रोज रोज दाल चावल आखिरकार कैसे खा सकता है। लेकिन फिर भी पूजा की आदत में कोई भी सुधार नहीं आता और वो तीनों टाइम दाल चावल ही खाया करती। एक दिन की बात है जब सारा परिवार घूमने जाने का मन बनाता है और वो लोग घूमने के लिए निकलते हैं और बहुत मजे करते हैं। तभी आदित्य बोलता है, माँ, आपको पता है, मैंने सुना है यहाँ के छोले भटूरे ना बहुत अच्छे होते हैं। चलिए आप दोनों को खिलाता हूँ मैं। नहीं, मुझे छोले भटूरे नहीं खाने। कल भी मैंने दाल चावल नहीं खाया था और आज भी ना खाऊं। नहीं, मुझे ये सब नहीं खाना है, मुझे तो बस दाल चावल ही खाना है। बहू, ये क्या जिद लगा रखी है तूने? अरे कहीं बाहर आए हैं तो हमें यहाँ भी तो मशहूर चीजें खानी चाहिए ना। आदित्य बेटा, चल छोले भटूरे खाते हैं। माँ, अभी तो पूजा कुछ नहीं कहेगी, लेकिन बाद में जब घर जाएगी ना तो बोलेगी मुझे नहीं खाना था वो, मुझे तो वो खाना था। और ये भी कहेगी कि माँ की सुनते हो, मेरी तो सुनते ही नहीं। हाँ, तो कुछ गलत थोड़ी बोल रही हूँ मैं। अरे पता नहीं वो लोग कैसे बनाते होंगे, हम ऐसे ही कुछ भी थोड़ी खा सकते हैं। दाल चावल खाएंगे तो सही भी रहेगा ना। बहू, बहुत साफ सुथरा खाना खा लिया है। अरे कभी कभी बाहर का भी खाना चाहिए और वो जरूरी थोड़ी है कि गंदी तरह बनाए। आदित्य हमें अच्छी जगह ही ले जाएगा। माँ जी, फिर भी अगर आप लोगों को छोले भटूरे खाने हैं तो आप चले जाओ, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे तो दाल चावल ही खाने हैं और अगर दाल चावल नहीं मिला तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। जिद क्यों कर रही हो तुम? हाँ, रोज तो खाती हो ना दाल चावल। अरे एक दिन बाहर का खा लोगी तो क्या हो जाएगा, खा लो ना। अरे आप मुझे क्यों समझा रहे हो? मुझे नहीं खाना दाल चावल के अलावा कुछ भी। तो ये बात आपको समझ क्यों नहीं आ रही है? आप जाओ ना अपने छोले भटूरे खाने। पूजा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? माँ कुछ कहती क्यों नहीं से? देख रही हो कैसे ड्रामे किए जा रही है ये। और अब मैं गुस्सा करूंगा तो अब मुझे कहोगी गुस्सा क्यों कर रहा है। मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं खाऊंगी तो बस दाल चावल ही खाऊंगी, भले ही मुझे चक्कर क्यों ना आ जाए, कुछ और नहीं खाऊंगी मैं। आदित्य, एक काम कर बेटा, चल अब घर वापस चलते हैं। इस दाल चावल की बेटी के साथ तो कहीं बाहर भी नहीं जा सकते। जब देखो दाल चावल करती रहती है। चल चल घर चल। पूजा की सास को भावना की यह हरकत देखकर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि भावना ने सबका ही मजाक खराब कर दिया।
लेकिन ऐसे में पूजा कुछ देर के लिए उदास होती है, लेकिन उसके बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और रसोई में जाकर दाल चावल बनाती है और मजे से खाती भी है। अब उसके ससुराल वाले उसकी इस आदत से बहुत दुखी हो गए थे और एक दिन उसकी सास भावना उसे सबक सिखाने की सोचती है। बहू, आज ना तू कम से कम 50 लोगों के लिए दाल चावल बना दे। इतने सारे लोगों के लिए दाल चावल? माँ जी, घर में कोई फंक्शन है क्या? नहीं, वो मैं सोच रही थी क्यों ना हम गरीब बच्चों को दाल चावल दे आए, कितना पुण्य का काम होगा ना। ठीक है, तू शाम तक ये सब बना कर रख। माँ जी, देना ही है तो कुछ अच्छी चीज दो ना। ये क्या दाल चावल, वो भी कोई देने की चीज है क्या? बहू, ये तू क्या बोल रही है? तुझसे ज्यादा दाल चावल तो शायद किसी को पसंद नहीं होगा और तू ही ऐसे बोल रही है। चल अब बातें मत बना और दाल चावल बना। पूजा आखिर हैरान हो जाती है कि वो इतने सारे लोगों के लिए दाल चावल आखिरकार कैसे बना पाएगी, लेकिन फिर भी वो अपना मन मार कर रसोई में जाती है और सभी मेहमानों के लिए दाल चावल बनाने लगती है। लेकिन इतने सारे दाल चावल बनाते बनाते उसका मन उबने लगता है और वो दाल चावल बनाकर परेशान हो जाती है। कुछ ही देर बाद में उसका मन भर जाता है और वो वहीं पर परेशान होकर रसोई में ही बैठ जाती है। तभी उसकी सास का रसोई में उसे देखकर आना होता है। अरे बहू, तू इतने में थक गई? चल चल जल्दी हाथ चला। नहीं माँ जी, इतना बना लिया वो ही बहुत है। अब मुझसे और नहीं बनाया जाएगा। इतना बनाते हुए दाल चावल की महक मेरे दिमाग में जा रही है। अब ना ही बनाया जाएगा और ना ही खाया जाएगा। पूजा उसके बाद ये ठान लेती है कि वो दाल चावल तो खाएगी, पर कभी कभी, रोज रोज नहीं।